कभी सोचा है कि विदेश घूमना अचानक से महंगा क्यों लगने लगता है? या फिर वो इम्पोर्टेड गैजेट जो लेने का मन था, उसकी कीमत क्यों बढ़ गई है? इसका कनेक्शन अक्सर भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के रिश्ते में छिपा होता है। आज हम इसी जरूरी मुद्दे को समझने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसका असर हम सबकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है ना, कि भाई $1 जो कुछ साल पहले 60 रुपए का था, वो 70, फिर 80 और अब 90 के भी पार क्यों चला गया है? क्या ये सिर्फ भारत की कोई अंदरूनी समस्या है या इसके पीछे कोई बड़ा ग्लोबल खेल चल रहा है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस मामले की तह तक जाते हैं। पर ये क्यों हो रहा है, उस पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इसका मतलब क्या है। जब हम सुनते हैं कि रुपया कमजोर हो रहा है, तो इसका असल में क्या मतलब होता है? इसे ऐसे समझिए, ये वो सिचुएशन है जब इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की वैल्यू घट जाती है। यानी अगर कल $100 की कोई चीज खरीदने के लिए 7,500 रुपए लगते थे, तो आज उसी चीज के लिए शायद 8,300 रुपए देने पड़े। मतलब सीधा सा है, उसी $1 के लिए अब जेब से ज्यादा रुपए निकल रहे हैं। और ये आंकड़े कहानी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। एक वक्त था जब $1 के लिए 60 रुपए देने पड़ते थे और आज करीब 93 रुपए लगते हैं। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये असल में एक पैमाना है जो बताता है कि हमारी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर दुनिया के बाजार में कितनी बदल गई है। तो सवाल वही कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या इसमें भारत सरकार की कोई गलती है या कुछ और ही चल रहा है? देखिए, सच तो ये है कि इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई बड़े कारण हैं। कुछ तो ग्लोबल हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और कुछ हमारे देश के अपने इकोनॉमिक हालात से जुड़े हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर का दबदबा। आप इसे ग्लोबल इकोनॉमी का किंग समझ सकते हैं। दुनिया का ज्यादातर व्यापार, खासकर कच्चा तेल जैसी जरूरी चीजें, डॉलर में ही खरीदी बेची जाती हैं। तो होता क्या है, जब भी अमेरिका कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे उसकी इकोनॉमी और डॉलर दोनों मजबूत होते हैं, तो इसका सीधा असर दुनिया की बाकी करेंसीज पर पड़ता है और हमारा रुपया भी उसके सामने थोड़ा कमजोर हो जाता है। और ये देखिए कि कैसे एक देश का फैसला दूसरे पर असर डालता है। मान लीजिए अमेरिका अपने यहां ब्याज दरें बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि वहां पैसा रखने पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब जो विदेशी निवेशक हैं, उन्हें अमेरिका ज्यादा सेफ और फायदेमंद लगने लगता है। नतीजा, वो भारत जैसे मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं और अमेरिका ले जाते हैं। और जब वो जाने के लिए रुपए बेचकर डॉलर खरीदते हैं, तो अचानक डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपया नीचे आ जाता है। अब आते हैं अपने घरेलू कारणों पर। भारत अपनी जरूरत की बहुत सी चीजें बाहर से मंगाता है, जिसे हम इंपोर्ट कहते हैं, जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना। और हम बेचते क्या हैं? IT सर्विसेज, कपड़े, दवाइयाँ। अब प्रॉब्लम यह है कि हम इंपोर्ट पर जितने डॉलर खर्च करते हैं, एक्सपोर्ट से उतने डॉलर कमा नहीं पाते। ये बिल्कुल घर के बजट जैसा है। अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा हो तो बजट बिगड़ जाता है। देश के मामले में इसी अंतर को ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा कहते हैं, और ये रुपये पर लगातार प्रेशर बनाए रखता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी कमजोरी है। हम अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इसका पेमेंट हमें डॉलर्स में करना होता है। तो जब भी इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है या डॉलर मजबूत होता है, हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे रुपया और कमजोर हो जाता है। ये एक तरह का दुष्चक्र है। लेकिन एक मिनट, क्या रुपए का कमजोर होना हमेशा ही बुरी खबर है? क्या इसका हर किसी पर बुरा ही असर पड़ता है? शायद सुनकर हैरानी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे कुछ लोगों के लिए मौके बनाता है और दूसरों के लिए मुश्किलें। पहले बात करते हैं नुकसान की, जो हम सबको महसूस होता है। कोई नया फोन लेना हो या लैपटॉप, वो महंगा हो जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, जिससे सब्जियों से लेकर हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। और हाँ, अगर घर का कोई बच्चा विदेश में पढ़ रहा है तो उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो लोग भारत में सामान बनाकर विदेश बेचते हैं, यानी हमारे एक्सपोर्टर्स, उनके लिए अच्छी खबर है। उनका सामान विदेशियों को सस्ता लगने लगता है तो ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं। हमारी IT कंपनियां जो डॉलर्स में कमाती हैं, जब वो उसे रुपए में कन्वर्ट करती हैं तो उनके हाथ में ज्यादा रुपए आते हैं। और हाँ, विदेशी टूरिस्ट के लिए भारत घूमना सस्ता हो जाता है, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री को फायदा होता है। तो सवाल उठता है कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए भारत कर क्या रहा है? क्या हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार और रिजर्व बैंक दोनों मिलकर रुपए को संभालने और मजबूत करने के लिए कई स्ट्रेटेजिक कदम उठाते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। खेल सारा डॉलर की सप्लाई और डिमांड का है। हमें बस डॉलर के इनफ्लो यानी देश में आने वाले डॉलर को बढ़ाना है और आउटफ्लो मतलब देश से बाहर जाने वाले डॉलर को कम करना है। इसके 3 मेन रास्ते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाइए, इंपोर्ट घटाइए और ज्यादा से ज्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट को देश में लाइए। और इसी को हासिल करने के लिए मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स पर जोर है, ताकि देश में ही ज्यादा प्रोडक्शन हो और हमें बाहर से कम मंगाना पड़े। तेल पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत अब कोशिश कर रहा है कि दूसरे देशों के साथ रुपए में ही व्यापार करे, ताकि डॉलर की जरूरत ही कम हो जाए। और हाँ, रिजर्व बैंक अपने पास डॉलर्स का एक बड़ा भंडार रखता है, एक इमरजेंसी फंड की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर मार्केट को संभाल सके। तो इन सब बातों को देखते हुए रुपए का भविष्य कैसा है? क्या हमें बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए या उम्मीद की कोई किरण है? यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है। किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए करेंसी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होना नॉर्मल है। इसे एक बढ़ते हुए बच्चे की तरह देखिए। वो कभी कभी लड़खड़ाता है, लेकिन ज़रूरी यह है कि वो लगातार मजबूत हो रहा हो। असली लक्ष्य सिर्फ रुपए को एक नंबर पे फिक्स करना नहीं है। असली गोल एक मजबूत रुपया नहीं, बल्कि एक मजबूत भारतीय इकोनॉमी है। एक ऐसी इकोनॉमी जो बाहरी झटकों से हिले नहीं, एक मजबूत पेड़ की तरह जो तूफान में भी टिका रहे। अगर हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ें गहरी होंगी, मतलब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, डॉलर पर निर्भरता कम होगी, तो रुपया अपने आप स्थिर और मजबूत हो जाएगा। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या भारत अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत बना सकता है कि उसे डॉलर के उतार चढ़ाव से ज़्यादा फर्क ही ना पड़े? क्या हम ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी शर्तों पर खेल सकते हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाले सालों में भारत के इकोनॉमिक सफर में ही मिलेगा। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?